अध्याय 3 सरकार क्या है। अब सरकार कई बार आपने न्यूज़पेपर में टीवी में सुनते ही रहते होंगे सरकार सरकार सरकार। अब ये सरकार है क्या और हमारे जीवन में किसी भी देश के नागरिकों के जीवन में ये सरकार इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। ये सरकारें करती क्या है, निर्णय कैसे लेती हैं, कैसे डिसीजन लेती हैं। अलग अलग तरीके की सरकारें होती हैं तो हम देखेंगे दो सरकारें ले लेंगे। एक तो लोकतांत्रिक सरकार जो हमारे देश की सरकार है और राजतंत्रीय सरकार। इसको अगर अंग्रेजी में बताऊं तो ये लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक हो गया और मोनार्की इसको राजतंत्रीय कहते हैं। तो कोई भी देश ले ले, हम अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देशों की बात कर रहे हैं। तो हर एक देश में देश चलाने के लिए बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो निर्णय लेगा कौन, कौन डिसीजन लेगा, इसका कौन तय करेगा। तो इसके लिए हमें सरकारों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए सड़कें बनानी है, स्कूल खोलने हैं, या कोई चीज महंगी हो गई उसके दाम कैसे घटाए जाए। जैसे हमेशा देखते हैं प्याज टमाटर के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, कैसे बिजली पानी इसकी आपूर्ति की जाए, प्रॉपर लोगों को दी जाए। और बहुत सारे सामाजिक मुद्दे भी हैं जिसपे सरकार काम करती है। जैसे गरीब लोग, अब गरीब लोगों को थोड़ा उनकी लिविंग को सुधारना है तो उसके लिए कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है उनको ऊपर लाना है, उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। और कई ऐसी सेवाएं हैं, डाक हो गया, रेल सेवाएं और डिफेंस, इंडियन डिफेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन डिफेंस आप किसी प्राइवेट हाथों में नहीं दे सकते, डाक और रेल सेवा आप किसी प्राइवेट में हाथ नहीं दे सकते। लेकिन ये सारी चीजें अब धीरे धीरे थोड़ा प्राइवेटाइज हो रही है, बट इस पे सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार इन सबको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब सरकार का काम क्या होता है? मेन चीज तो सरकार का काम यह है कि भाई हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करना और आसपास के जो देश हैं उनके साथ हमारे संबंध शांतिपूर्ण हो, मोहब्बत वाले हो, यानी कोई तनाव ना हो। जैसे पाकिस्तान चाइना इन सब के साथ तनाव होता रहता है, इसको कम से कम करना। देखिए दो पड़ोसी हैं आपस में, उनके बीच में कुछ खटपट तो होती रहती है, दो बर्तन होंगे तो खटखटाएंगे, पर कम से कम खटखटाएं। जो देश के नागरिक हैं उनको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, यानी भोजन और स्वास्थ्य उनका अच्छा हो। अगर कोई ऐसी प्राकृतिक विपदा आ जाती है, कोई बहुत जबरदस्त चीज जैसे सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो इनसे सैकड़ों लोग पीड़ित हो जाते हैं। ये जो सैकड़ों लोग पीड़ित हैं उनकी सहायता कौन करता है? इनकी सहायता सरकारें करती है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो गई, आपस में कोई किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो लोग कहां जाएंगे? न्यायालय जाएंगे। तो न्यायालय भी, कोर्ट्स, जुडिशरी, ये भी सरकार का ही अंग है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जो सरकार के अंग है। सर्वोच्च न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, भारत पेट्रोलियम हो गया, भारतीय रेल हो गए। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे संसाधन हैं। मान लीजिए आयरन ओर की बात करिए, या खनिज, अयस्क, मछलियां, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब संसाधन है हमारे पास। अब इन संसाधनों को नियंत्रण में रखना है, ऐसा ना हो कोई बहुत ज्यादा यूज कर ले, कोई किसी को बिल्कुल ना मिले। और देश की सीमा की सुरक्षा, ये सबसे बड़ी हमारी जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हम जिएंगे कैसे? हमारे दिमाग में, जो नागरिक हैं उनके दिमाग में एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए कि अगर चाइना कुछ करता है या पाकिस्तान कुछ करता है तो हम लोग खड़े हैं, सरकार के लोग खड़े हैं वहां पर आपको बचाने के लिए। आप अपना काम करिए, आराम से रहिए, जिंदगी अपनी जिए। ये सब चीजों के अलावा होता यह है कि सरकार नियम बनाती है। और नियम क्या करती है? मान लीजिए बॉर्डर की सीमा है, ये बॉर्डर है हमारा यहां से, मान लीजिए चाइना का है, तो यहां के जो लोग हैं उनके लिए वो बकायदा रूल रेगुलेशन बनाती है और उन पे इंप्लीमेंट भी करती है। जिसे लागू करना भी बहुत जरूरी है। केवल डिसीजन बनाना या फिर पोडियम पे आगे, टीवी पे आगे घोषित कर देना, इतना नहीं होता है। जरूरी ये होता है कि इसको लागू भी किया जाए। तो इंप्लीमेंट भी करना सरकार का ही काम होता है। सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा पूरा एक देश है, तो इस पूरे देश के लिए एक सरकार होगी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, केंद्रीय सरकार कहेंगे, या यूनियन गवर्नमेंट कहेंगे। अब हमारा देश जो है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। कई ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी खुद की सरकार है, जैसे दिल्ली हो गया। अब यहां पर जो 28 हमारे राज्य हैं वो इस तरीके से अलग किए गए थे कि उनकी भाषा जैसी थी, भाषा के हिसाब से अलग कर दिए गए थे, मतलब बांट दिए गए थे।
तो मध्य प्रदेश के जो लोकल इश्यूज हैं उसके लिए एक मध्य प्रदेश की अपनी एक सरकार है, यानी हर एक स्टेट, जितने भी 28 स्टेट है उनकी खुद की एक सरकार है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे सेंट्रल की, और हर एक स्टेट की एक स्टेट सरकार है। इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म मतलब ये होता है कि अलग अलग लेवल की सरकार। अब आप यहां पर आ जाइए मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में आ जाइए, राजस्थान आ जाइए। राजस्थान क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अब यहां पर इतनी बड़ी जगह है, यहां पर अगर एक मान लीजिए जयपुर में एक सरकार बैठी है, वो इस इलाके को कैसे देख पाएगी? तो इसके लिए और इसको डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल से और थोड़ा डिवाइड किया जाता है इसको जो निगम या कहें वार्ड लेवल पे। तो वहां की अलग सरकारें होती हैं। सरकार मतलब सरकार ये नहीं कहेगी कि वहां का कोई ऐसा प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री तो यहाँ पूरे प्रदेश का होगा, लेकिन हर जगह का कोई ना कोई एक वार्ड मेंबर होगा, उसका मेयर होगा, इस तरीके से। तो 3 लेवल की सरकार हो गई। एक यूनियन गवर्नमेंट हो गई जो पूरे देश के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे 28 स्टेट है उनके लिए जो गवर्नमेंट हो गई। अच्छा, जो बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कई सरकारें हैं, लेकिन कई जगह केंद्र शासित का मतलब यही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्ड है, वो उसमें खुद की सरकारें नहीं है। लोकल गवर्नमेंट में 2 चीजें आती हैं। लोकल गवर्नमेंट में आप देखिएगा, अगर हम गांव की बात करें या शहर की बात करें, शहर की बात करेंगे तो वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल होगा, नगर पंचायत होगा। ये डिपेंड करता है कि वो शहर कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। जैसे मुंबई बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वहां पर है, तो वहां पर आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगा। लेकिन अगर एक छोटा शहर है तो आपको नगर पंचायत मिलेगी, और थोड़ा बीच का है तो उसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट काउंसिल मिलेगा। वहां पे पंचायत की बात करें, ये ग्रामीण क्षेत्र में होता है। तो सबसे पहले जो है एक गांव होगा, उस गांव की पंचायत होगी, फिर उसके बाद 2-4 गांव मिलके एक इंटरमीडिएट पंचायतें हो जाएंगी, जिसको इंटरमीडिएट पंचायत के जो हेड्स होंगे, यहाँ का हेड, ये इनका हेड, ये सब मिला के फिर अपना डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनाएंगे। तो ये इस तरीके से पंचायत बनती है, और इनका काम यही है लोकल लेवल पे, जो उस घरेलू लेवल कह सकते हैं आप, उस लेवल पे डिसीजन लेना, उस लेवल पे रूल बनाना, उस लेवल पे कोई कमियां परेशानियां हैं तो उनको लोगों की दूर करना। अब कुछ सवाल है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि कौन सा काम किस सरकार का है। जैसे हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, ये राज्य सरकार का काम है, हरियाणा सरकार का। पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। अब पश्चिम बंगाल का मतलब यह है कि स्टेट सरकार आ गई, और ये जो शिक्षा है वो स्टेट का सब्जेक्ट भी है, तो आप राज्य कर दीजिए इसको। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। अब ये बहुत स्थानीय लेवल हो गया, इसको इस पे लोकल गवर्नमेंट काम करेगी, तो इसको टिक करिएगा। जम्मू एवं भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसको करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये है राष्ट्रीय स्तर का डिसीजन है। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, तो ये राज्य भी कर सकता है अगर राज्य की जमीन है, और नहीं तो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट भी कर सकती है, मतलब उस इलाके के वार्ड का जो विधायक है या वार्ड मेंबर है वो सब मिलकर भी कर सकते हैं। भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। अब जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है उसके लिए हमारा केंद्रीय सरकार काम करती है, तो इसके लिए आप राष्ट्रीय स्तर का काम यहां पर टिक करेंगे। 1000 रुपए का नया नोट शुरू करने का निर्णय। पैसा जो जिसे हम कहेंगे, हमारी एक मिनिस्टर है, वित्त मिनिस्टर, अभी निर्मला सीतारमण है, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनका काम वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो पैसे से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड वो सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो राष्ट्रीय टिक करिएगा यहां पे। अब सरकार और कानून, तो सरकार कानून बनाती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, और देश के जितने भी लोग हैं उनको वो कानून मानना पड़ता है। अगर वो कानून नहीं मानते तो सरकार के पास पूरे रूल रेगुलेशन होते हैं, यानी पूरी ताकत होती है कि वो कानून मनवाए। जैसे मान लीजिए जैसे सरकार ने कह दिया कि भाई लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी अगर आप गाड़ी चलाएंगे, या हेलमेट लगाना जरूरी है 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो अगर कोई बगैर लाइसेंस या हेलमेट के मिल जाता है तो उसका चालान हो सकता है, बल्कि जेल भी हो सकती है। कोविड-19 के समय मुंह पे मास्क लगाना जरूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अगर कोई आप और मेरे जैसा आदमी, वो भी तो देख सकता है कि उसके कानून का हनन तो नहीं हो रहा, उसके जो राइट्स है उसका हनन तो नहीं हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि उसके धर्म और जाति के आधार पर कोई उसको नौकरी नहीं दे रहा है या कोई भेदभाव कर रहा है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उसका ब्रीच हो रहा है, तो फिर वो कभी भी न्यायालय जा सकता है, और न्यायालय फिर उसको देख परख के अपने डिसीजन ले सकता है।
तो सरकार के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेन दो सरकारों के बारे में बात करेंगे। दो सरकारें हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उनमें है एक लोकतांत्रिक सरकार और एक है अलोकतांत्रिक सरकार। अब मैं इसको कह देता हूं, ये अलोकतांत्रिक तो नहीं कहेंगे इसको हम कहते हैं मोनार्की, मतलब केवल इसमें किंग और क्वीन होंगे। तो लोकतांत्रिक सरकार में कोई भी नागरिक किसी भी जाति, धर्म, समाज, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का हो, वो चुनाव लड़ सकता है और वोट दे सकता है। यानी सारे नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो हिंदुस्तान के नागरिक है, जैसे हम हिंदुस्तान को कहें कि भैया हमारा तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वाकई में हम लोग लोकतांत्रिक सरकार है हमारे यहाँ। लोकतांत्रिक सरकार या कहें मोनार्की में यहां पर क्या होगा, देश में नागरिकों का वोट देने का अधिकार नहीं होता। लोकतांत्रिक सरकार में लोकतंत्र जो है परिचर्चा पे आधारित होता है, यानी कि सब लोग चर्चा करते हैं, यानी आप किसी भी चीज पे चर्चा कर सकते हैं। लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके अलहदा जो तानाशाही है उसमें शासक वही करते हैं जो उन्हें पसंद होता है और आप उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। यहां पर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, यानी आपके पास एक विकल्प होता है कि अगर आपको बीजेपी की गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही तो इसको चेंज कर दीजिए, कांग्रेस को ले आइए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तो राजा है, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, अब उसका बेटा फिर राजा बनेगा, ऐसा आपके ऊपर थोप दिया जाता है। यहां पर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपके मौलिक अधिकार होते हैं। यहां पर नहीं होती, यहां पर कोई स्वतंत्रता नहीं है, जो राजा ने तय कर दिया वो आपको करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देता हूं, भारत बहुत अच्छा उदाहरण है, और यहां पर सऊदी अरब और जिम्बाब्वे ऐसे हैं जो मोनार्की है वहां पे। अब लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो है उसको कहा जाता है, माना जाता है कि लोकतंत्र है, लेकिन इस पे भी लोग सवाल उठाते हैं। जैसे चाइना बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार है वहां पे, क्योंकि शासक यहां पर जनता के प्रति जवाबदेह रहता है लोकतांत्रिक सरकार में, और वो जिसको जनता के बारे में सोचना पड़ता है। यहां पर ऐसा नहीं है, वो अपना बस राजा आराम से रहे, जनता पे ध्यान दे ना दे, कोई हो सकता है कोई अच्छा राजा है जो जनता पे ध्यान दे। लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपने शासकों को खुद चुनते हैं और उनको निर्णय लेने का अधिकार होता है। यहां पर ऐसा नहीं होता, जो शासक है, जो जिसका पिताजी था फिर उसका बेटा, वही चुन लिए जाएंगे, बस चुने क्या जाएंगे, वो अपने आप राजा बन जाएंगे। संसद एक अलग अंग है और इसमें सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि सेना और संसद, पॉलिटिक्स और संसद, ये दोनों अलग अलग होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सेना वही काम करेगी जो वहां का राजा कहेगा। तो ये देखिए सऊदी अरब के जो किंग है उनका आप चेहरा देख पा रहे हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र मतलब ये है लोगों का शासन, लोग शासन करते हैं। तो इसका मूलभूत आधार यही है कि लोगों को आप भागीदार बना दीजिए। तो कैसे करेंगे? लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनेंगे, यानी इतने सारे लोग हैं, हम लोग 130 करोड़ हैं, हर आदमी तो नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता। तो हम क्या करेंगे, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लोगों के हिसाब से एक प्रतिनिधि चुन लेंगे, यानी कि हम लोग अपना वोट देंगे, प्रतिनिधि चुन लेंगे। प्रतिनिधि जो है वो तो या तो विधायक बनेगा या पार्षद बनेगा या फिर वो एमपी बनेगा। और ये लोग जो है, इससे पता चलता है, इसमें लोगों के अंदर एक भावना आएगी कि हम भी सरकार में भागीदार हैं। तो फिर ये जो प्रतिनिधि हैं ये मिलकर सरकार बनाते हैं, यानी कि अगर आपने विधायक चुने तो विधायक चुन के मुख्यमंत्री बनाते हैं, यानी कि स्टेट की सरकार बनाते हैं। और अगर आप एमपी चुनते हैं तो एमपी मिलके जो मेजॉरिटी वाले होंगे वो अपना केंद्र सरकार बनाते हैं। तो हमारे देश में सभी वयस्क नागरिक, यानी कि 18 से ऊपर जो भी हैं, वो सबके सब वोट दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। लेकिन ऐसा पहले था नहीं। पहले क्या था, ये चित्र भी आप देख रहे होंगे, यहां पर पहले ऐसा था, और पूरे विश्व की बात भी कर लें हम तो वहां पर जो पढ़े लिखे लोग थे वो ही दे सकते थे, जिनके पास एक संपत्ति होती थी। अमेरिका में भी ऐसा था और हिंदुस्तान में भी ऐसे ही था जब अंग्रेज थे। तो जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास कुछ पैसा होता था, कहने का मतलब सीधा हो गया कि जो औरतें हैं, गरीब हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो वोट नहीं दे सकते थे। लेकिन भारत में जैसी आजादी हुई उसके पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, जो लोग ऐसे थे। फिर उसके बाद जब हमें आजादी मिली तो उसके बाद सबसे पहली चीज ऐसी, संविधान सभा में सब लोग जब मिले तो एक ही चीज थी जिसपे सब लोग सहमत थे, वो ये था कि सबको मिलना चाहिए वोटिंग का अधिकार। ये 21 साल उस समय तय किया गया, फिर वो आगे चल के 18 साल हो गया। अब गांधी जी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि देखिए सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी विदेशों में भी बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया और फिर उसके बाद आज सभी को वोट देने का अधिकार है। यहाँ पर कई ऐसे देश हैं जहां वोट देने का अधिकार नहीं भी है। जैसे अगर मैं यहाँ इधर पे आ जाइए, फिजी वगैरह पे आ जाइए, तो वहां पर जो है जो इंडिजिनियस हैं वो लोग दे सकते हैं वोट। और जैसे अगर हिंदुस्तानी वहां का है, हिंदुस्तानी यहाँ से गया हुआ है और वहां का बाशिंदा हो गया है, वहां का सिटीजन हो गया है,
तो उसके वोट का वेटेज होगा 1/4 और वहां का जो आदमी होगा उसका वेटेज होगा 1। तो इस तरीके से भी चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको बता दूं तो हुआ ये था कि जब पहले ये हुआ था कि महिलाओं को न तो काम दिया जाता था, उनको ये माना जाता था, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कि वो घर का काम करेंगी, बच्चे खिलाएंगी, यही काम उनका था। उसके बाद क्या हुआ कि जब जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब बहुत सारे लोग लड़ाई में चले गए और उनकी मृत्यु भी हो गई या फिर वो लड़ रहे थे फ्रंट पे, तो अब काम करने के लिए कोई था नहीं। अगर ये लड़ने चले गए तो यहाँ जो आधिकारिक काम कौन करेगा? तो उसके लिए क्या हुआ कि इन औरतों को बुलाया गया। ये औरतें आई और उन्होंने तो कमाल कर दिया, उन्होंने आदमियों को भी पीछे कर दिया, इतना बढ़िया काम किया। क्योंकि आपने देखा होगा औरतें हमेशा आदमियों से अच्छा काम करती हैं। तो जब ये हुआ तो फिर लोगों ने माना कि अरे ये हम जो सोच रहे थे महिलाएं इस तरीके से नहीं है, ये तो महिलाओं का काम जिस तरीके से हम उनको एक ऑब्जेक्ट समझते थे या केवल घर की शोभा समझते थे, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि इन महिलाओं ने साथ में वो पुरुष जो ये जान चुके थे कि महिलाएं वाकई में बहुत बढ़िया काम कर सकती हैं, वो सब के सब लड़े। कई उसमें मरे भी बेचारे, कई जेल भी गए, लेकिन फाइनली सब इनकी बात सुनी गई और अमेरिका में जो औरत है उनको औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, इंग्लैंड में 1928 में मिला और 1947 में हमारे यहाँ तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं थी। 1947 में जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली, हम सब के सब वोट देने के लिए काबिल हो गए। 21 साल 18 साल। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।